गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप सब लोग अच्छे होंगे, खूब सारी पढ़ाई किए होंगे। सुबह मैंने पॉलिटी का लेक्चर अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए। इसको प्लीज़ आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिएगा पॉलिटी के लेक्चर को। और अभी बच्चों का बहुत डिमांड था हिस्ट्री के लिए, मेरे पास काफ़ी मैसेज आए हैं हिस्ट्री के लिए, तो मैं अभी आप लोग के लिए हिस्ट्री का लेक्चर लेकर आई हूँ। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको भी मैक्सिमम आप लोग शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन आप लोग ज़रूर प्रेस करना, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उससे आप लोग इसको ईज़िली देख सकते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। तो हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है, वास्ट है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, स्पेशली इन सिविल सर्विसेज। हिस्ट्री में आप देखोगे हर स्टेट पीएससी में 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, यूपीएससी में भी 20 क्वेश्चन रहते हैं अप्रॉक्स आपके। तो उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन आपके रहेंगे प्राचीन भारत से, एंशिएंट से। 2 या 3 क्वेश्चन आपके मेडिवल से रहते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ के क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके मॉडर्न से रहते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से रहते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। मैं आधुनिक भारत इसलिए उठाऊंगी क्योंकि अभी लॉकडाउन ख़त्म होते जितने भी एग्ज़ाम होना, तो आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, एमसीक्यू प्लीज़ आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, मेरे बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब हिस्ट्री का लेक्चर, रिप्रेजेंटेड बाय मी श्रुति सिन्हा। देखिए, हमारा जो भारतीय इतिहास है ना, इतिहासकारों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आता है हमारा प्राचीन भारत, दूसरा मध्य भारत और तीसरा आधुनिक भारत। ये जो है इतिहासकारों का ये विभाजन है। फर्स्ट वाला जो है वो 1200 ईस्वी तक, प्राचीन भारत हम लोग 1200 ईस्वी तक पढ़ते हैं। 1200 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक हमारा मध्य भारत आ जाता है। और आधुनिक भारत जो है वो 1700 से लेके 1947 ईस्वी तक का काल जो है हमारा, वो आधुनिक भारत में आता है, और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अध्ययन की दृष्टि से इतिहासकारों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल, और थर्ड है आपका ऐतिहासिक काल। तो फर्स्ट जो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें क्या था, लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो जब वो लिख पढ़ ही नहीं पाते थे तो क्या था, लिखित स्रोत भी उपलब्ध नहीं था। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है आपका, लिखना प्रारंभ करते हैं, तो जब वो लिखना प्रारंभ कर देते हैं ना, तो उसका लिखित स्रोत आज भी मौजूद है, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना आपकी, वो आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। और जब मैं प्राचीन भारत आप लोग को पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी उसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, वो जो पिक्टोग्राफिक लिपि, मतलब हिंदी में उसको बोलते थे भाव चित्रात्मक लिपि थी। मतलब वो कुछ अलग टाइप का साइन बनाते थे और उसके थ्रू वो अपनी बात वहाँ पे लिखते थे। तो ऐसे ही साइन बहुत जगह से मिले हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा साइन जो मिला है वो मछली की आकृति का मिला है, स्वास्तिक बनाते थे, मछली बनाते थे, ये सब टाइप की आकृति वो बनाते थे, तो वो हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखना पढ़ना बहुत अच्छे से आता था उनको, तो इसलिए आज भी लिखित स्रोत मौजूद है, और हम उन स्रोतों को पढ़ के ही अपने इतिहास के बारे में जानकारी निकालते हैं वहाँ से। तो ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल हो गया आपका, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हमारा जो पाषाण काल वाला पोर्शन आता है वो प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें मैंने यहाँ पे दिया है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो आधुनिक भारत के इतिहास में फर्स्ट रहेगा टॉपिक विदेशी आगमन, विदेशियों का आगमन, जो भी यूरोपियन आते हैं, पुर्तगालीज, डच वगैरह, डेनिश, ये सारे फ्रांसीसी सब लोग आते हैं, किस किस ईयर में आते हैं, कहाँ कहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे विदेशियों के आगमन में। आपस में संघर्ष, फिर देखिएगा कर्नाटक का युद्ध होता है, उसके बाद मद्रास का होता है, बहुत सारे युद्ध
सिखों के बीच में युद्ध होता है, अंग्रेज़ों की सबके साथ युद्ध होती है। तो वो सारे युद्ध वो करते हैं अपनी यहाँ पे शासन बनाने के लिए, शासन सत्ता स्थापित करने के लिए। तो ये हम पढ़ेंगे आपस में संघर्ष सेकंड टॉपिक में कि कौन कौन सा युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों ने कहाँ कहाँ अपना अधिकार क्षेत्र बनाया। फिर हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, भारत आती है तो फिर कैसे अपना सारा प्रसार करती है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अंग्रेज़ों की शोषणकारी, यहाँ पे शोषणकारी स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप लोग। शोषणकारी नीतियाँ, कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन सी नीति लाई और भारतीयों का शोषण किया। फिर जब शोषण किया तो विरोध हुआ, विरोध हुआ तो क्या हुई, फिर 1857 में क्रांति हुई, क्रांति पढ़ेंगे हम लोग। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए भारत में। फिर हमारा कांग्रेस आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होगा। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन होता है, कांग्रेस का नरम दल गरम दल में विभाजित हो जाता है और अलग अलग क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारे गांधी जी आते हैं और गांधी जी कैसे आज़ादी दिलाते हैं, इनके बारे में हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा मुग़ल काल के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया आपको 1700 से लेकर 1947 तक का जो काल था वो हमारा आधुनिक भारत में आता था, फर्स्ट डिवीज़न जो मैंने बताया है। तो 1707 से लेके 1857 तक का जो टाइम पीरियड था वो आपका उत्तर मुग़ल काल कहलाता था। और इस उत्तर मुग़ल काल को हम आधुनिक भारत में लेते हैं, क्योंकि इस टाइम से ही अंग्रेज़ों की हलचल शासन के लिए शुरू हो चुकी थी और 1857 में पूरी तरह से इनको मुग़ल शासकों को यहाँ से हटा दिया गया था। मतलब मुग़ल शासक सबसे लास्ट जो रहता है वो बहादुर शाह जफ़र रहते हैं और उनको 1857 में रंगून भेज दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी मुग़ल शासक नहीं रहता, आपके अंग्रेज़ों का ही पूरा शासन होता है। तो ये थोड़ा सा उत्तर मुग़ल काल का जो टाइम पीरियड है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारे 1707 में जो शासक बनते हैं वो बहादुर शाह जफ़र होते हैं, सॉरी बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम हमारे 1707 से लेकर 1712 तक रहते हैं। इसके पहले औरंगजेब का शासन रहता है। देखिए मुग़ल काल का जो या मेडिवल हिस्ट्री है ना वो औरंगजेब के शासन काल तक ही है। औरंगजेब के शासन काल से ही मुग़ल काल का पतन स्टार्ट होता है और उसके बाद कौन आता है, आप बहादुर शाह प्रथम आते हैं। अब देखिए इन लोग क्या क्या कारनामे करते हैं, कारण क्या रहता है मुग़ल काल के पतन होने का और अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन सत्ता स्थापित करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 तक रहते हैं। इनका जो वास्तविक नाम रहता है वो मुअज़्ज़म रहता है, ठीक है। और अन्य नाम जो वहाँ की जनता इनको देती है वो शाही खबर रहता है। इनका अन्य नाम क्या होता है इनके बारे में देखेंगे हम लोग। सिखों की जो 10वें गुरु रहते हैं गुरु गोविंद सिंह, वो इनकी हेल्प करते हैं किसमें, गद्दी पे बैठने के लिए। उत्तराधिकारी के युद्ध में इनकी मदद करते हैं कि इनको बंगाल के नवाब थे ये, तो वहाँ का शासन इनको प्राप्त हो जाए। दूसरा तो जब हेल्प करते हैं ना गुरु नानक सिंह, तो ये सिख से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बहादुर शाह प्रथम। और क्या होते हैं, खुश होकर जब ये गद्दी पे बैठते हैं ना तो सरदारों को अंधाधुंध जागीरें, मतलब खूब सारी धन संपत्ति सिक्के विक्के सब बांटे, जिससे क्या हुआ इनके साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। मतलब इनको कोई खबर ही नहीं थी कि इनके साम्राज्य की स्थिति ख़राब हो रही है और किसी भी राज्य को, किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, तभी तो वहाँ का राजा भी अच्छे तरीके से अपने राज्य को चला पाएगा ना। लेकिन ये क्या कर रहे थे, अपनी सारी जागीरें बांट रहे थे। तो वहाँ की जनता ने क्या बोला कि ये सारी जागीरें बांटता जा रहा है, इसको तो अपने शासन की, अपनी राज्य की कोई खबर ही नहीं है, इसीलिए इसका नाम शाही खबर रखा गया। तो इन चीज़ों को याद रखना आप लोग। बहादुर शाह प्रथम पहला नाम मुअज़्ज़म, वास्तविक नाम इनका मुअज़्ज़म, अन्य नाम शाही खबर। शाही खबर नाम इनका क्यों पड़ा था, क्योंकि इन्होंने सिखों को अंधाधुंध जागीरें बांटी, जिसके कारण इनके साम्राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और ये क्या कहलाए हमारे शाही खबर। यहाँ से इनके वास्तविक नाम से क्वेश्चन आता है कि मुअज़्ज़म किसका नाम था या शाही खबर किसका नाम था, या फिर पूछता है आपसे कि बहादुर शाह प्रथम को गद्दी पर बिठाने के लिए किसने हेल्प किया था। और औरंगजेब इनको, एक पॉइंट आप लोग अपने कॉपी में ऐड कर लेना, यहाँ नहीं हो पाया है, औरंगजेब इनको शाह आलम द्वितीय के नाम से बुलाते थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हमारे बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांगीर शाह। देखिए यहाँ पे 1712 होगा, 1712 से 1713, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इनको ठीक कर लेना। ये क्या होता है, ये भी लाल कुंवर नाम की स्त्री के प्रभाव में रहते हैं। मतलब आप पढ़ोगे, जब मेडिवल पढ़ोगे ना, तो देखोगे कि पूरा इतिहास जो है ना वो हमारा स्त्रियों में ही बर्बाद है। ठीक है, तो ये भी क्या रहते हैं, आपके लाल कुंवर नाम की स्त्री के प्रभाव में रहते हैं। तो क्या करेंगे, जब स्त्री के प्रभाव में, तो शासन सत्ता पे ध्यान नहीं देंगे। जब ये शासन पे ध्यान नहीं देते हैं तो वास्तविक सत्ता किसके हाथ में आ जाती है, जुल्फ़िकार खान के हाथ में आ जाती है। और इसीलिए इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख क्यों कहा जाएगा भाई, जब इनको दिया गया शासन, इतना अच्छा शासन मिला है, तो आराम से बैठ के शासन करना चाहिए, तो नहीं, स्त्री के प्रभाव में पड़ के शासन पे ध्यान नहीं दिए ये, और क्या बन गए, लंपट मूर्ख। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जहांगीर शाह के बाद शासन किसके हाथ में चला जाता है, या फिर जहांगीर शाह के शासनकाल में वास्तविक सत्ता का संचालन कौन करता रहता है, तो जुल्फ़िकार खां। इसको आप याद रखना, लड़कियों की जुल्फ़ होते हैं, लाल कुंवर नाम की स्त्री रहती है, तो स्त्री के प्रभाव में आते हैं, इसीलिए क्या होता है, उसकी जुल्फ़ में शासन चला जाता है, तो जुल्फ़िकार खां के हाथों में शासन चला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी आता है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे आते हैं फर्रुखसियार, 1713 से लेके 1719 तक। देखिए फर्रुखसियार को क्या हो जाता है, एक फोड़ा हो जाता है। फोड़ा हो जाने के कारण ही इनको घृणित कायर कहा जाता है। और इस फोड़े को ठीक करने के लिए कौन आएंगे, तो डॉक्टर हैमिल्टन आते हैं। वो भी कहाँ से आएंगे, ब्रिटेन से ही आते हैं, तो अंग्रेज़ों के ही रहते हैं। तो ये काफ़ी खुश हो जाते हैं अंग्रेज़ों से कि अरे वाह, इसने तो मेरी तबीयत ठीक कर दी, क्योंकि वो जो इनका फोड़ा था वो यहाँ कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था, और काफ़ी लोगों को घिन आती थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, घृणित। और कायर इसलिए कहा गया क्योंकि ये ना बाद में अंग्रेज़ों के लिए मैग्ना कार्टा लाते हैं, कंपनी का मैग्ना कार्टा, और 1717 का फरमान जारी करते हैं, उसके तहत इनको कायर वर्ड दिया जाता है। तो घृणित आया फोड़ा से, और कायर आया 1717 के फरमान के कारण। तो इनको क्या कहा जाता है, घृणित कायर। किसे कहा जाता है, फर्रुखसियार को। तो बिल्कुल इजी वे में याद हो जाएगा यहाँ से, फर्रुखसियार को फोड़ा हुआ था, इसलिए यह घृणित कायर कहलाता था। उसके फोड़े को ठीक करने के लिए डॉक्टर हैमिल्टन आते हैं, और वो क्या करते हैं, इनके फोड़े को ठीक कर देते हैं, जिसके कारण ये खुश होते हैं, और खुश होकर फरमान जारी करते हैं, जिसे 1717 का फरमान या कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1717 का फरमान किसने जारी किया था, फर्रुखसियार ने जारी किया था, या कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था, तो फर्रुखसियार ने ही जारी किया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा कि क्यों जारी किया था। हैमिल्टन आए और उनका फोड़ा ठीक किए, तो उन्होंने फरमान जारी किया। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगी फरमान की बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फर्रुखसियार को गद्दी पर बिठाने और हटाने का श्रेय भी सैयद बंधु को जाता है। ये सैयद बंधु कौन थे, तो एक थे हुसैन अली और दूसरे आपके थे अब्दुल्ला खां। ये दोनों भाई मिलके ही फर्रुखसियार को गद्दी पर बिठाते हैं जब जहांगीर शाह हटते हैं, तो उसके बाद ये दोनों ही गद्दी से इनको हटाते भी हैं, क्योंकि एक तो फोड़ा हो गया, उसके बाद देखिए कि अरे भाई ये तो सब कुछ अंग्रेज़ों को ही दिया जा रहा है, फरमान भी जारी कर दिया। देखिएगा आगे फरमान की बातें, फिर आपको समझ में आएगा कि इनको क्यों हटाया गया था। तो इसलिए फर्रुखसियार को गद्दी पर बिठाने का और हटाने का श्रेय किसको जाता है, तो सैयद बंधु को जाता है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1717 के फरमान की मुख्य बातें। तो फर्स्ट रहता है 3000 रुपये की वार्षिक दीवानी पर बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, मतलब आप ईयरली मात्र 3000 रुपये दो, जो कुछ भी नहीं थे अंग्रेज़ों के सामने, और फ्री होकर व्यापार करो आप बंगाल में। इतनी छूट अंग्रेज़ों को दे दी गई थी। दूसरी चीज़ है 10,000 रुपये वार्षिक दीवानी पर गुजरात में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भी बहुत कम कीमत था उनके लिए। देखिए गुजरात और बंगाल दो जगह 1717 का जब फरमान आता है,
तो अंग्रेज़ों को दो तरह बिल्कुल फ्री समझिए तो व्यापार करने का अधिकार दिया जा रहा है। बंगाल में 3,000 और गुजरात में 10,000। दोनों जो हैं आपके दोनों समुद्र के किनारे हैं। तो इतना याद रखिएगा कि उन लोग आते भी कैसे थे, उस समय तो हवाई जहाज़ नहीं था, तो समुद्र के रास्ते से ही आते थे। तो इसलिए इधर से बंगाल आते थे पूर्वी तरफ से, और पश्चिमी साइड से इन लोग गुजरात के तट पे आते थे। तो 10,000 रुपये में गुजरात में और 3,000 रुपये में बंगाल में। अब इसमें याद कैसे करोगे आप लोग, 3,000 बंगाल 10,000 गुजरात। तो देखिए इसमें अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप याद रखना कि गुजरात के कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर इस देश को चला रहे हैं भाई, वो गुजरात के हैं, तो वहाँ तो ज़्यादा पैसा लगेगा ना। तो 10,000 रुपये में गुजरात, बाकी बचा बंगाल, तो 3,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या बोला जाता है कि अंग्रेजी टकसाल में जारी किए सिक्कों को मुग़ल साम्राज्य में जारी किया गया। मतलब जो सिक्का ब्रिटेन में बनता था, अंग्रेज़ों की टकसाल, टकसाल जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है उसको टकसाल कहा जाता है। तो अंग्रेजी टकसाल के जो सिक्के थे ना, उसको मुग़ल साम्राज्य में भी जारी कर दिया गया। यहाँ तक आप लोग को आया होगा समझ में। होप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, इस टॉपिक से बनने चाहिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और खूब सारा MCQ सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।